डॉक्टर ने गहरी सांस ली और रोहन की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर एक बहुत ही भारी सा अफसोस था। मिस्टर रायजादा, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर रोहन और डैड ने एक बहुत ही बड़ी राहत की सांस ली। रोहन ने अपनी आंखें बंद करके ऊपर वाले को शुक्रिया कहा, लेकिन डॉक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाई और इस लेकिन ने रोहन के दिल की धड़कन को फिर से तेज कर दिया। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर रायजादा, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। सी हैड एन अर्ली मिसकैरेज। डॉक्टर की आवाज़ कॉरिडोर में बहुत ही साफ तरीके से गूंजी। रोहन को लगा जैसे किसी ने उसके कानों के पास कोई बम फोड़ दिया हो। वो एकदम सुन पड़ गया। उसका दिमाग इन शब्दों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। डैड भी ये सुनकर पूरी तरह से शॉक में थे। बच्चा, रोहन की आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। लेकिन डॉक्टर, हमें तो पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई चक्कर, ना कोई जी मिचलाना। वो तो एकदम नॉर्मल थी। डॉक्टर ने रोहन के कंधे पर एक बहुत ही सपोर्टिव तरीके से हाथ रखा। मैं समझ सकती हूँ मिस्टर रायजादा, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। प्रेगनेंसी के एकदम शुरुआती हफ्तों में, यानी पहले महीने में, कई बार कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। ना चक्कर आते हैं, ना मॉर्निंग सिकनेस होती है। आपकी वाइफ को भी शायद अंदाजा नहीं था, लेकिन यह पहला महीना सबसे ज्यादा नाजुक होता है। डॉक्टर ने अपनी बात को और क्लियर किया। आपकी वाइफ की बॉडी में बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हुआ है। लगातार भागदौड़, काम का एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस। शायद वो अपनी लिमिट से कहीं ज़्यादा काम कर रही थी। इतनी कमजोरी और बिना रेस्ट किए लगातार काम करने की वजह से उनकी बॉडी प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं कर पाई और स्ट्रेस की वजह से अर्ली मिसकैरेज हो गया। अगर उन्हें जरा भी आराम करने का मौका मिलता तो शायद ये नौबत नहीं आती। डॉक्टर इतना कहकर वहां से चली गई, लेकिन रोहन अभी भी उसी जगह पर भूत बनकर खड़ा था। बच्चा, पिता, मिसकैरेज, काम का स्ट्रेस, लगातार भागदौड़, ये सारे शब्द रोहन के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो पिता बनने वाला था। उसके और अविष्का के प्यार की पहली निशानी इस दुनिया में आने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी को महसूस कर पाते, यह खुशी उनसे हमेशा के लिए छिन गई। रोहन को याद आ रहा था कि अविष्का पिछले कितने हफ्तों से अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग, वीआईपी बुकिंग और फिर कीर्ति की शादी की तैयारियों में पागलों की तरह लगी हुई थी। वो रात रात भर जाकर लैपटॉप पर काम करती थी और दिन में शादी की रस्मों में भागती थी। रोहन के अंदर दुख का एक ऐसा समंदर फूट पड़ा जिसे वो रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दीवार का सहारा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। एक तरफ उसे अपने उस बच्चे को खोने का डर था, जिसके बारे में उसे अभी अभी पता चला था, और दूसरी तरफ उसके अंदर धीरे धीरे एक अजीब सा गुस्सा भी जन्म ले रहा था। यह गुस्सा उस भाग दौड़ पर था, उस रेस्टोरेंट के काम पर था, जिसने अब इसका को इतना अंधा कर दिया था कि उसकी बॉडी ने एक नई जान को ही छोड़ दिया। नर्स ने आकर बताया कि अब इसका को होश आ गया है और वो उन्हें बुला रही है। रोहन ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक बहुत ही अजीब सा दर्द और गुस्से से भरा हुआ एक्सप्रेशन था। वो बहुत ही भारी कदमों से अविष्का के कमरे की तरफ बढ़ा। उसे नहीं पता था कि कमरे के अंदर जाने के बाद वो खुद को कैसे संभालेगा और अविष्का को कैसे फेस करेगा। हॉस्पिटल के उस ठंडे और शांत कॉरिडोर में रोहन के कदम बहुत भारी हो गए थे। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। अभी कुछ ही मिनट पहले उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। डॉक्टर की वो बात, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए, रोहन के कानों में बार बार गूंज रही थी और उसका दिल चीर रहा था। रोहन ने बहुत हिम्मत जुटाकर कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर का नजारा किसी के भी दिल के टुकड़े कर सकता था। अब इसका बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों से आंसुओं की एक न रुकने वाली धार बह रही थी। डॉक्टर ने उसे होश आते ही सब कुछ बता दिया था। अब इसका अपने पेट पर हाथ रखे हुए बुरी तरह सिसक रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी, एक ऐसा हिस्सा जो रोहान और उसका था, और उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। वो बिना उसे पता चले ही इस दुनिया से चला गया। गिल्ट और पछतावा अब इसका को अंदर ही अंदर खा रहा था। रोहान को अंदर आते देखकर अब इसका फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दोनों कांपते हुए हाथ रोहान की तरफ बढ़ाए। रोहान, मुझे माफ कर दो। हमारा बच्चा
अविष्का की आवाज़ आंसुओं की वजह से बुरी तरह कांप रही थी और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मुझे पता ही नहीं चला रोहान, मैं उसे महसूस ही नहीं कर पाई, मैं उसे नहीं बचा पाई। अविष्का को उम्मीद थी कि रोहान आगे बढ़कर उसे गले लगा लेगा, उसे अपने सीने में छुपा लेगा और कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहन वहीं दरवाजे के पास बुत बनकर खड़ा रहा। उसने आगे बढ़कर अविष्का का हाथ नहीं पकड़ा। रोहन की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर इस वक्त प्यार और फिक्र की जगह एक बहुत ही गहरी निराशा और गुस्सा था। रोहन, प्लीज मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अविष्का ने सिसकते हुए कहा। जरूरत? रोहन की आवाज इतनी ठंडी और सपाट थी कि अविष्का को लगा जैसे किसी ने उसे बर्फ के पानी में फेंक दिया हो। रोहन धीरे धीरे चलकर बेड के पास आया, लेकिन उसने अविष्का को छुआ तक नहीं। अब तुम्हें मेरी जरूरत है अविष्का? और जो दर्द मुझे हो रहा है उसका क्या? रोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसकी आवाज में एक भयानक गुस्सा था। मैं पिता बनने वाला था अभी, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, और तुमने तुमने क्या किया? अविष्का ने रोते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। रोहन, प्लीज, मुझे सच में नहीं पता था, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं दिखे थे। हाँ, तुम्हें नहीं पता था क्योंकि तुम्हारे पास खुद के बारे में सोचने का टाइम ही कहाँ था। रोहन का दर्द अब पूरी तरह से इल्जाम में बदल चुका था। वो अपने इस भयानक सदमे में इतना अंधा हो गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम्हें यह तो पता था ना कि तुम एक इंसान हो, कोई मशीन नहीं। पिछले 1 महीने से तुम पागलों की तरह काम कर रही हो। कभी रेस्टोरेंट के मेनू, कभी वो वीआईपी बुकिंग, कभी रात रात भर जाकर लैपटॉप पर अकाउंट्स चेक करना, और फिर दीदी की शादी की भाग दौड़। रोहन लगभग चिल्ला रहा था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया रोहन, वो सब मेरी जिम्मेदारी थी। अविष्का की आवाज आंसुओं में डूब गई। जिम्मेदारियां तुम्हारी अपनी हैद से ज्यादा बड़ी थी? रोहन ने एकदम तीखी आवाज में कहा। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था अभी। अगर तुम इतनी लापरवाही नहीं करती, अगर तुम सिर्फ काम और उस रेस्टोरेंट के पीछे नहीं भागती और थोड़ा आराम कर लेती, तो आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता। तुमने अपनी उस बेवकूफ़ी भरी भागदौड़ के चक्कर में मेरे बच्चे की जान ले ली अविष्का। यह इल्जाम अविष्का के सीने में किसी तेज खंजर की तरह उतरा। वो जानती थी कि उसने बहुत काम किया है, उसने आराम नहीं किया, लेकिन वो कोई बुरी माँ नहीं थी। कोई भी माँ जानबूझकर ऐसा नहीं करती। रूहान के शब्द उसे अंदर तक चीर गए। प्लीज रूहान, ऐसा मत कहो, मैं खुद अंदर से मर रही हूँ, मैं खुद को डायन समझ रही हूँ। मुझे गले लगा लो रूहान, प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अविष्का ने रोते हुए रूहान का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। तुमने अपनी जिद में आकर हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया अविष्का, रोहन ने अपनी नजर चुराते हुए कहा। वो मुड़ा और बिना एक पल भी रुके अविष्का को उसी दर्द में, उसी अकेलेपन में छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। रोहन, रोहन, मत जाओ प्लीज, अविष्का बेड पर तड़प कर चिल्लाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रोहन हॉस्पिटल से बाहर निकला और अपनी कार में बैठ गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बस कार चलाता रहा और मुंबई की सड़कों पर कहीं दूर निकल गया। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। वो ना डैड से बात करना चाहता था, ना किसी और से। वो बस अपने उस टूटे हुए सपने और उस भयंकर दर्द के साथ अकेला रहना चाहता था। लेकिन इस अकेलेपन की चाहत में वो ये भूल गया था कि उसने अपनी पत्नी को एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल था। अगले 2 दिन अविष्का के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। हॉस्पिटल के उस ठंडे कमरे में वो बिल्कुल अकेली थी। सिर्फ दादी माँ और डैड पूरा दिन उसके पास बैठते थे, उसे खाना खिलाने की कोशिश करते थे। डैड की आंखों में भी आंसू होते थे, लेकिन वो अविष्का के सामने खुद को मजबूत बनाए हुए थे। लेकिन अविष्का को डैड की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस खाली आंखों से छत को घूरती रहती थी। उसके गालों पर आंसुओं के निशान सूख चुके थे। इन 2 दिनों में रोहन एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आया। उसने एक कॉल तक नहीं किया। रोहन का वो हाथ झटकना और उसका वो इल्जाम अविष्का के दिमाग में किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बज रहा था। अगर तुम लापरवाही नहीं करती तो हमारा बच्चा जिंदा होता। हाँ, मैं ही गुनहगार हूँ, मैंने अपने बच्चे को मार दिया। मैं दुनिया की सबसे घटिया माँ हूँ। रोहन सही कह रहा है, मैं उसके प्यार के लायक ही नहीं हूँ। अब इसका दिन रात बस यही सोचती रहती। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। वो अंदर से एकदम खोखली हो चुकी थी। उधर डैड ने रोहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं था।
डैड को समझ में नहीं आ रहा था कि रुहान ऐसे वक्त में अविस्का को अकेला कैसे छोड़ सकता है। तीसरे दिन सुबह डैड ने डॉक्टर से बात करके अविस्का को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लिया। अविस्का जब व्हील चेयर पर बैठकर मेंशन के अंदर आई तो घर में एकदम मातम जैसा सन्नाटा था। दादी माँ ने जैसे ही अविस्का को इस कमजोर और टूटी हुई हालत में देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी। दादी माँ ने आगे बढ़कर अविस्का के सर पर हाथ फेरा और उसे अपने गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, मेरे कान्हा ने ये क्या कर दिया? तू इतनी कमजोर हो गई है। लेकिन अविस्का ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वो बस एक जिंदा लाश की तरह थी। स्टाफ की मदद से अविस्का को उसके कमरे में लिटा दिया गया। दादी माँ डैड के पास हॉल में आई। उनका चेहरा अब दुख से ज्यादा गुस्से में था। अधिराज कहाँ है रोहान? दादी माँ ने अपनी कड़क आवाज में पूछा। मेरी फूल जैसी बच्ची ऊपर अधमरी हालत में लेटी है और उस लड़के का 2 दिन से कोई पता नहीं है। ये कैसा पति है? क्या शादी के वक्त इसने यही वादे किए थे? तभी मेंशन का मेन दरवाजा खुला और रोहन अंदर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और सूजी हुई थी और उसके चेहरे पर 2 दिन की रफ दाढ़ी थी। वो किसी होटल में बंद होकर बस अपने आंसुओं के साथ लड़ रहा था और आज हिम्मत करके वापस घर आया था। रोहन को देखते ही डैड अपनी जगह से खड़े हो गए, लेकिन दादी माँ ने डैड को हाथ दिखाकर रोक दिया और खुद रोहन के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहन ने अपनी नजर झुका ली। दादी माँ, मैं चुप कर तू। दादी माँ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उन्होंने रोहन को इतनी जोर से डांटा कि घर का स्टाफ भी सहम गया। तू एक पति कहलाने के लायक नहीं है रोहन। तूने उस बच्ची के साथ क्या किया है? तुझे अंदाजा भी है? दादी माँ, मेरा बच्चा चला गया और ये सब उसकी लापरवाही। रोहन ने भारी आवाज में सफाई देने की कोशिश की। उसकी लापरवाही? दादी माँ ने रोहन को बीच में ही टोक दिया। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। इसमें उस बच्ची की क्या गलती है रोहन? उसने क्या किया? उसने बस इस घर की बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी निभाई। उसने अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने डैड के दिए हुए रेस्टोरेंट को दिन रात एक करके खड़ा किया। उसने सब कुछ खुद के लिए नहीं, हमारे परिवार की खुशी के लिए किया। रोहन चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसके अंदर का वो गुस्सा अभी भी था। दादी माँ ने रोहन के कंधे को झकझोरा। तू कह रहा है उसने लापरवाही की? अरे बेवकूफ लड़के, अगर उसे जरा सा भी पता होता ना कि उसके अंदर एक जान पल रही है, तो वो दुनिया का हर काम छोड़कर सबसे पहले अपने बच्चे को बचाती। एक माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाती है। उसे तो पता ही नहीं था। वो तो यही समझ रही थी कि वो सिर्फ काम के प्रेशर से थक रही है। दादी माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को और मजबूत कर लिया। मैं इतनी तजुर्बेदार हूँ रुहान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में न जाने कितनी औरतें देखी हैं, लेकिन मैं खुद देखकर नहीं पहचान पाई कि मेरे पोते की बहू पेट से है। तो वो मासूम सी बच्ची कैसे समझती, जिसे अभी दुनिया की कोई समझ ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि भगवान कोई इशारा ही नहीं देता। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। दादी माँ के ये शब्द रुहान के दिमाग में एकदम बिजली की तरह गिरे। और तूने क्या किया रुहान? दादी माँ ने रोते हुए कहा। शादी के टाइम तूने अग्नि के सामने इतने बड़े बड़े वादे किए थे ना, कि तू हर सुख दुख में उसका साथ देगा, उसे कभी रोने नहीं देगा। और आज आज ऐसे टाइम में जब उस बच्ची की दुनिया उजड़ गई है, तो उसके साथ नहीं है। तूने उसे हॉस्पिटल के उस बंद कमरे में अकेला छोड़ दिया। रोहन की सांसें तेज होने लगी। उसका वो सारा गुस्सा, वो सारा ईगो अब चकनाचूर हो गया था और उसकी जगह एक बहुत ही भयानक पछतावा ले रहा था। जब एक बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला जाता है ना रुआन। दादी माँ की आवाज अब एक दर्द भरी विनती में बदल गई थी। तो पिता का सिर्फ दिल टूटता है, लेकिन माँ का तो पूरा शरीर और रूह टूट जाती है। वो लड़की ऊपर अपने ही बच्चे की मौत की गिरफ्त लेकर लेटी है। वो अंदर खुद को मार रही है। उसे तेरे तानों की नहीं, तेरे प्यार और तेरे सहारे की जरूरत है, और तू उसे दोष दे रहा है। अगर तूने अभी उसे नहीं संभाला रोहान, तो सबसे बड़ी गलती तेरी होगी। तू उसे हमेशा के लिए खो देगा। दादी माँ की ये बातें सुनकर रोहान वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने ही बालों को कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ये क्या कर दिया? मैं कितना बड़ा इडियट हूँ। रोहान को याद आया कि कैसे अविस्का ने रोते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। वो कितनी डरी हुई और अकेली थी, और उसने अविस्का के दर्द को समझने की बजाय उसे गुनहगार बना दिया। उसे उसी दर्द में अकेला छोड़कर चला गया। मैं दुनिया का सबसे घटिया इंसान हूँ। रोहान के आंसू नहीं रुक रहे थे। डैड ने आगे बढ़कर रोहान के कंधे पर हाथ रखा।
अभी भी देर नहीं हुई है रोहान, जाओ अपनी पत्नी के पास। इस दुख से तुम दोनों अकेले नहीं लड़ सकते, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। रोहान तुरंत अपनी जगह से उठा और बिना एक सेकंड गवाए सीढ़ियों की तरफ भाग गया। वो पागलों की तरह भागते हुए अपने बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एकदम अंधेरा था, सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी। अब इसका बेड पर कोने में घुटने मोड़कर बैठी हुई थी। उसने अपने चेहरे को अपने घुटनों के बीच छुपाया हुआ था। वो रो भी नहीं रही थी, बस एकटक खामोश थी। रोहान बहुत ही धीमे कदमों से बेड के पास गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने बहुत ही नरमी से अभिष्का के कंधे पर अपना हाथ रखा। अभिष्का ने जैसे ही रोहान का टच महसूस किया, वो एकदम से डर गई और उसने पीछे हटकर खुद को और भी सिकोड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो रोहान की वो ठंडी और नफरत भरी नजरें दोबारा नहीं देखना चाहती हो। रोहान की हिम्मत जवाब दे गई। वो बेड के पास ही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उसने बहुत ही जेंटल तरीके से अभिष्का का चेहरा अपनी तरफ किया। रोहान की आंखों में इस वक्त इतना दर्द, इतना पछतावा और इतनी माफी थी कि अभिष्का उसे देखकर हैरान रह गई। मुझे माफ कर दो अभी, प्लीज मुझे माफ कर दो। रोहान की आवाज बुरी तरह से कांप रही थी और वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अभिष्का के दोनों ठंडे हाथों को पकड़कर अपने माथे और अपने होठों से लगा लिया। मैं पागल हो गया था अभी, मैं अपने उस दुख में इतना अंधा हो गया था कि मैं तुम्हारा दर्द देख ही नहीं पाया। मैं कैसे भूल गया कि तुमने मुझसे कहीं ज्यादा खोया है। आई एम सो सॉरी मेरी जान, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा। मैं दुनिया का सबसे बुरा पति हूँ। रोहान को इस तरह बच्चों की तरह रोते हुए और माफी मांगते हुए देखकर अविष्का के अंदर का वो जमा हुआ दर्द एकदम से पिघल गया। उसका सारा कंट्रोल टूट गया। मैं बहुत बुरी माँ हूँ रोहान, मैंने हमारे बच्चे को मार दिया। अविष्का जोर जोर से रोने लगी। नहीं, चुप हो जाओ। रोहान तुरंत अपनी जगह से उठा और उसने अविष्का को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसने अविष्का को अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे वो उसे दुनिया की हर तकलीफ से हमेशा के लिए छुपा लेना चाहता हो। तुम दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हो अभी, तुमने कोई गलती नहीं की है। ये किसी की गलती नहीं है, ये बस हमारी किस्मत में नहीं था। रोहान अभिष्का के बालों में हाथ फेरते हुए और उसे चूमते हुए लगातार बोल रहा था। अभिष्का ने अपने दोनों हाथ रोहान की शर्ट में डाल दिए और उसे इतनी कसकर पकड़ा जैसे वो फिर से उसे कहीं जाने नहीं देना चाहती हो। मुझे छोड़कर मत जाना रोहान, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभिष्का सिसकते हुए रोहान के सीने में छुप गई। कभी नहीं मेरी जान, अब चाहे दुनिया खत्म हो जाए, मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रोहान ने अभिष्का के माथे पर एक बहुत ही लंबा और गहरा किस किया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की बाहों में लिपटकर बहुत जोर जोर से रो रहे थे। उनके इस रोने में उनके बच्चे को खोने का वो गहरा दर्द था, जो 2 दिन की घुटन थी, एक दूसरे को ना समझ पाने का पछतावा था और अब वापस एक हो जाने का सुकून भी था। वहीं दूसरी तरफ रोहान और अभिष्का की लाइफ में आए इतने बड़े तूफान से अनजान दूसरी कीर्ति और कुणाल अपना हनीमून एंजॉय कर रहे थे। पेरिस की वो खूबसूरत और ठंडी शाम किसी पेंटिंग जैसी लग रही थी। आसमान में हल्का सा गुलाबी और आसमानी रंग बिखरा हुआ था और दूर खड़ा एफेल टावर अपनी सुनहरी लाइटों से जगमगा रहा था। हवा में एक बहुत ही मीठी सी ठंडक थी, जो लोगों को एक दूसरे के और करीब आने पर मजबूर कर रही थी। कुणाल और कीर्ति पेरिस की उन खूबसूरत सड़कों पर एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे चल रहे थे। कीर्ति ने एक बहुत ही क्लासी सा व्हाइट कलर का लॉन्ग स्ट्रेच कोट पहना हुआ था और अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। ठंड की वजह से उसके गाल थोड़े से गुलाबी हो रहे थे। कुणाल ब्लैक लेदर जैकेट और जीन्स में हमेशा की तरह बेहद हैंडसम और कूल लग रहा था। वो चलते चलते बार बार कीर्ति को देखता और मुस्कुरा देता। क्या हुआ कुणाल, तुम मुझे ऐसे लगातार क्यों देख रहे हो? कीर्ति ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ कुणाल की जैकेट की पॉकेट में डालते हुए पूछा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि पेरिस को दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कहा जाता है, लेकिन वो लोग गलत हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज तो इस वक्त मेरे बिल्कुल बगल में चल रही है। कुणाल ने बहुत ही प्यार से कीर्ति की आंखों में देखते हुए कहा। कीर्ति ने शर्माकर अपना चेहरा नीचे कर लिया। तुम पेरिस आकर भी अपनी फ्लर्टिंग बंद नहीं करोगे ना? अपनी बीवी से फ्लर्ट करना कोई गुनाह नहीं है मिसेस राजदादा, कुणाल ने हंसते हुए कहा और अचानक रुककर कीर्ति के सामने आकर खड़ा हो गया।
उसने कीर्ति के कोट का कॉलर थोड़ा और ऊपर किया ताकि उसे ठंड न लगे। फिर उसने अपने दोनों हाथ कीर्ति के गालों पर रखे, जो ठंड की वजह से एकदम ठंडे हो रहे थे। कुणाल ने अपना चेहरा झुकाया और बहुत ही नरमी से कीर्ति के होठों पर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही गर्म किस किया। पेरिस की उस चलती हुई भीड़ के बीच एफेल टावर की रोशनी में उनका यह छोटा सा रोमांटिक पल बहुत ही जादुई लग रहा था। कीर्ति का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। उसने कुणाल के सीने पर हाथ रख दिया। चलो अब कहीं बैठकर कुछ गर्म पीते हैं, वरना तुम इस ठंड में जम जाओगी। कुणाल ने कीर्ति की कमर में हाथ डाला और उसे लेकर पास ही के एक बहुत ही खूबसूरत से ओपन एयर कैफे में आ गया। दोनों ने हॉट चॉकलेट ऑर्डर की। कुणाल ने टेबल के नीचे से कीर्ति के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उन्हें लगातार सहलाकर गर्म करने लगा। पता है कीर्ति, मुंबई में हमेशा काम का इतना प्रेशर रहता था, लेकिन यहाँ आकर मुझे लग रहा है जैसे जिंदगी बहुत हसीन है। मैं बस तुम्हारे साथ इस पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहता हूँ। कुणाल ने बहुत ही सीरियस और प्यार भरे अंदाज में कहा। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कुणाल को देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। तान्या की वो बातें, वो उम्र का फासला, सब कुछ पेरिस की इस हवा में कहीं गायब हो चुका था। वो सिर्फ और सिर्फ कुणाल के प्यार को महसूस कर रही थी। उधर पेरिस के हजारों मील दूर मुंबई के राजादा मेंशन में माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ पेरिस जैसी चकाचौंध तो नहीं थी, लेकिन दो टूटे हुए दिलों के बीच प्यार और हीलिंग का एक बहुत ही खूबसूरत सफर शुरू हो चुका था। कमरे के अंदर की नाइट लैम्प की हल्की रोशनी में रोहान और अविस्का बेड पर लेटे हुए थे। अविस्का रोहान के सीने पर अपना सिर रखे हुए थी और रोहान ने उसे अपनी बाहों में बहुत ही मजबूती से जकड़ा हुआ था। पिछले 3 दिनों की उस घुटन और भयानक दर्द के बाद आज दोनों के चेहरे पर एक हल्का सा सुकून था। रोहन की उंगलियां अब इसका के बालों में बहुत ही आराम से घूम रही थी। रोहन ने नोटिस किया कि अब इसका काफी देर से बिल्कुल चुप है और बस उसके दिल की धड़कनें सुन रही है। क्या सोच रही हो अभी? रोहन ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज में अविस्का के माथे पर चूमते हुए पूछा। अविस्का ने अपनी आंखें खोली और रोहन के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में अभी भी एक हल्का सा गिल्ट था। रोहन, मुझे अभी भी रह रहकर लगता है कि काश मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता। मैं बस अपने काम में इतनी बिजी रही। डैड का वो रेस्टोरेंट, दीदी की शादी, मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। रोहन ने अविस्का का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। डॉक्टर ने क्या कहा था याद है ना? पहले महीने में अक्सर कोई भी लक्षण नहीं दिखते। तुम जानबूझकर तो लापरवाही नहीं कर रही थी ना। तुम बस वो सब कर रही थी जो तुम्हें सही लगा। और डैड के रेस्टोरेंट या कीर्ति दीदी की शादी को इस सब के बीच में मत लाओ। ये हमारी किस्मत में शायद अभी नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक बुरी माँ हो या तुमने कोई गलती की है। प्लीज खुद को इस तरह सजा देना बंद करो। रोहन ने बहुत ही गहराई से अविस्का की आंखों में देखते हुए समझाया। अविस्का के गालों पर एक आंसू आ गया। रोहन ने तुरंत उसे अपने होठों से साफ कर दिया। मुझे प्रॉमिस करो, अभी तुम दोबारा कभी खुद को ब्लेम नहीं करोगे। हम इस दर्द से बाहर निकलेंगे एक साथ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और जो कुछ भी मैंने कहा था, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो और सब भूल जाओ। मैं आउट ऑफ माइंड था जब मैं वह सब बोला, रोहन ने कहा। अविस्का ने रोहन के इस बेपनाह सपोर्ट को महसूस किया। उसे लगा कि अगर रोहन उसके साथ है तो वो दुनिया के सबसे बड़े दुख से भी लड़ सकती है। उसने हाँ में सिर हिलाया और रोहन के होठों पर एक बहुत ही छोटा और इमोशनल किस किया। आई प्रॉमिस रोहन, मैं पूरी कोशिश करूंगी। रोहन मुस्कुराया। उसने अविस्का को थोड़ा और अपने ऊपर खींच लिया। और रही बात डैड के रेस्टोरेंट की, तो अगले 1 महीने तक तुम वहाँ भी किसी भी फाइल में हाथ नहीं लगाओगी। मैनेजर सब संभाल लेगा। और डैड ने भी साफ कह दिया है कि अगर तुम रेस्टोरेंट के आसपास भी दिखी तो वो रेस्टोरेंट में ताला लगवा देंगे। अविस्का रोहन की इस बात पर पिछले 3 दिनों में पहली बार थोड़ा सा हंस पड़ी। डैड सच में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए अब सिर्फ तुम्हें आराम करना है, अच्छा खाना खाना है और मेरे सारे नखरे उठाने हैं। रोहन ने अविस्का की नाक को हल्के से खींचते हुए कहा। तभी साइड टेबल पर रखा अविस्का का फोन तेज वाइब्रेशन के साथ बजने लगा। स्क्रीन पर कुणाल और कीर्ति का नाम फ्लैश हो रहा था। वो पेरिस से वीडियो कॉल कर रहे थे। कॉल देखकर अविस्का के चेहरे पर एकदम से घबराहट आ गई। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और रोहन की तरफ देखा। रोहन, दीदी का फोन है। उन्हें हमारी आवाज से कुछ शक नहीं होना चाहिए।
वो पेरिस में है, मैं उनकी खुशियाँ खराब नहीं करना चाहती। रोहान ने अब इसका हाथ दबाया। रिलैक्स अभी, मैं हूं ना। अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल लाओ। अब इसका ने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और कॉल रिसीव किया। स्क्रीन पर कुणाल और कीर्ति दोनों दिखाई दिए। पीछे एफिल टावर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कीर्ति के हाथ में हॉट चॉकलेट का गिलास था और वो बहुत ही खुश लग रही थी। हेलो अभी। हेलो भाई। कुणाल ने बहुत ही एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए कहा। देखिए हम कहाँ हैं। पेरिस सच में बहुत औसम है भाई। अभी तू कैसी है? मुंबई में सब ठीक है ना? डैड और दादी माँ कैसे है? कीर्ति ने बहुत ही फिक्र और प्यार से पूछा। कीर्ति को इतना खुश देखकर अविष्का की आंखों में खुशी के आंसू आने ही वाले थे, लेकिन उसने बहुत ही मजबूती से उन्हें अंदर छिपा लिया। उसने एक बहुत ही प्यारी और नॉर्मल स्माइल दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, आप लोग कितने अच्छे लग रहे हो एक साथ। डैड और दादी माँ भी बिल्कुल ठीक हैं। वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। रोहन भी फ्रेम में आ गया और उसने कुणाल की तरफ देखा। छोटे, अपनी बीवी का अच्छे से ध्यान रखना। माँ बहुत ठंड है। और कीर्ति, अगर ये तुमको परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसकी सैलरी काट लूंगा। कुणाल हंस पड़ा। भाई, मैं अपनी वाइफ का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकता हूँ। कम से कम आप इसकी टेंशन मत लो। कीर्ति ने अभिष्का के चेहरे को स्क्रीन पर बहुत गौर से देखा। उसे लगा कि अभिष्का का चेहरा थोड़ा सा पीला और थका हुआ लग रहा है। अभी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरी आवाज थोड़ी कमजोर लग रही है। कीर्ति की आवाज सुनकर अभिष्का और रोहन दोनों का दिल एक सेकंड के लिए बैठ गया, लेकिन अभिष्का ने तुरंत बात को संभाला। अरे दीदी, कुछ नहीं, बस शादी की इतनी बड़ी भाग दौड़ के बाद कल मुंबई वापस आए ना, तो बस उसी ट्रैवलिंग की वजह से थोड़ी थकान है। मैं बस अभी सोने ही जा रही थी। हाँ कीर्ति, ये बिल्कुल आराम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने इसका लैपटॉप छीन कर रख दिया है। रोहन ने अविष्का का साथ देते हुए कहा। बिल्कुल सही किया रोहन, इसे बिल्कुल काम मत करने देना। कीर्ति ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अभी मैं कल तुझे बहुत सारी शॉपिंग की फोटोज भेजूंगी। अपना ध्यान रखना, बाय। बाय दी। एंजॉय करो, अविष्का ने कहा और कॉल कट कर दिया। फोन रखते ही अविष्का की वो नकली स्माइल एकदम से गायब हो गई और उसने अपना चेहरा रोहन के सीने में छुपा लिया। वो चुपचाप से सकने लगी। अपनी बहन से इतना बड़ा सच छुपाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो जानती थी कि यही सही है। रोहन ने अविष्का को और कसकर पकड़ लिया। तुमने बहुत अच्छे से बात की अभी। कीर्ति को अभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जब वो वापस आएंगे तब हम उन्हें बता देंगे। अभी सिर्फ तुम अपने आप पर ध्यान दो। उस रात मुंबई के उस कमरे में रोहन के इस बेपनाह प्यार, उसकी केयर और इस रिबाउंडिंग ने अविष्का के दिल के उस गहरे घाव पर एक बहुत ही मरहम जैसा काम किया था। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल उनके लिए एक नई सुबह और नई खुशियां लेकर आएगा। पेरिस की वो सर्द और हसीन रात कुणाल और कीर्ति के लिए एक बहुत ही नशीला जादू लेकर आई थी। एफिल टावर के सामने एक रोमांटिक डिनर के बाद दोनों अपने उस बेहद आलीशान और रॉयल होटल रूम में वापस आ चुके थे। कमरे की बड़ी सी कांच की खिड़की से पूरा चमकता हुआ पेरिस शहर दिख रहा था। कमरे के अंदर लाइट्स बहुत ही डिम थी और एक बहुत ही सॉफ्ट सा फ्रेंच म्यूजिक प्ले हो रहा था। कीर्ति ने आज रात एक बहुत ही स्टनिंग ब्लैक कलर की बैकलेस सैटिन सिल्क गाउन पहना था, जो उसकी बॉडी पर एकदम परफेक्टली फिट था। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी गर्दन पर कुणाल की दी हुई डायमंड पेंडेंट वाली चैन चमक रही थी। कुणाल ने एक डार्क ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। कमरे का दरवाजा बंद होते ही कुणाल ने कीर्ति को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। कुणाल के सीने की गर्माहट और कीर्ति के पूरे बदन में एक सिरन दौड़ गई। कुणाल ने अपना चेहरा कीर्ति की खुली हुई पीठ और गर्दन के बीच में छुपा लिया। तुम इस ब्लैक ड्रेस में मेरी जान निकाल रही हो कीर्ति? कुणाल की आवाज बहुत ही भारी और डीप थी। उसने कीर्ति की गर्दन पर अपने होंठ से बहुत ही गर्म और सॉफ्ट किस करना शुरू कर दिया। कीर्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर पीछे कुणाल के कंधे पर टिका दिया। कुणाल के हाथ कीर्ति की कमर से होते हुए उसके पेट तक आ गए थे। कुणाल, कीर्ति के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली। कुणाल ने कीर्ति को अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर एक बहुत ही पैशनेट और डिमांडिंग किस किया। यह किस इतना डीप था कि कीर्ति की सांसें तेज हो गई। कुणाल ने किस करते हुए ही कीर्ति को पीछे की तरफ धकेला और उसे उस बड़े से किंग साइज बेड के किनारे पर गिरा दिया। कुणाल कीर्ति के ऊपर झुक गया। उसकी आंखों में आज एक अलग ही लेवल की दीवानगी और एक डोमिनेट वाला नशा था। कुणाल ने अपने सूट का कोट उतारा और उसे साइड में फेंक दिया।
फिर उसने बहुत ही धीरे धीरे अपनी वो डार्क ग्रे सिल्क की टाई अपने गले से निकाली। कीर्ति बेड पर लेटे हुई कुणाल के इस इंटेंस रूप को देखकर अंदर तक पिघल रही थी। उसकी धड़कनें बेकाबू थीं। कुणाल ने वो सिल्क की टाई अपने दोनों हाथों में पकड़ी और कीर्ति की आंखों में एकदम गहराई से देखा। आज रात तुम पूरी तरह से मेरी कैद में रहोगी मिसेस रायजादा। आज कोई आज़ादी नहीं मिलेगी। कुणाल ने एक बहुत ही पजेसिव और नसीली स्माइल के साथ कहा। कीर्ति के गाल शर्म से एकदम लाल हो गए। उसे समझ में आ रहा था कि कुणाल क्या करने वाला है और यह एहसास ही उसे अंदर से पागल कर रहा था। कीर्ति ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और धीरे से अपनी दोनों कलाइयां कुणाल की तरफ आगे बढ़ा दी। कुणाल ने बहुत ही प्यार से लेकिन एक मजबूत गिरिप के साथ कीर्ति के दोनों हाथों को उस सिल्क की टाई से बांध दिया और उन्हें कीर्ति के सिर के ऊपर रख दिया। यह टच, यह हल्का सा बांधने का एहसास कीर्ति के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन कुणाल के प्यार और उसकी आंखों की दीवानगी ने इस पल को हद से ज्यादा हॉट और रोमांटिक बना दिया था। कीर्ति के हाथ बंधे हुए थे और उसकी पूरी बॉडी अब कुणाल के सामने थी। कुणाल की नजरें कीर्ति के चेहरे से होती हुई उसकी कॉलर बोन तक आई। कुणाल प्लीज। कीर्ति की सांसें अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर थी। शांत, मैंने कहा ना, आज सिर्फ मेरा राज चलेगा। कुणाल ने कीर्ति के कान के पास फुसफुसाते हुए उसके ईयरलोब को अपने दांतों से हल्का सा बाइट किया। कुणाल के होंठ अब कीर्ति की गर्दन से खिसकते हुए उसकी कॉलर बोन तक पहुंच गए थे। वो हर एक इंच पर अपने पैसनेट और बेड किस की मुहर लगा रहा था। कीर्ति के बंधे हुए हाथ बेड शीट को मुट्ठी में भींच रहे थे। कुणाल का यह फोर प्ले इतना इंटेंस और नशीला था कि कीर्ति बार बार कुणाल का नाम ले रही थी। उस सर्द रात में पेरिस के उस कमरे का तापमान उनके इस रोमांस और कुणाल की उस वाइल्ड दीवानगी से अपनी सारी हदें पार कर चुका था। उधर पेरिस में दूर मुंबई के रायजादा मेंशन में भी रात काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ का रोमांस पेरिस की उस दीवानगी से थोड़ा अलग, बहुत ही गहरा और रूह को सुकून देने वाला था। पिछले कुछ दिनों के उस भयानक सदमे के बाद रूहान का प्यार अविस्का के लिए एक बहुत ही बड़े मरहम का काम कर रहा था। कमरे में येलो डिम लाइट जल रही थी। अविस्का ने सावर लिया था और उसने रूहान की ही एक वाइट शर्ट की ओवरसाइज्ड कॉटन शर्ट पहनी थी। उसके गीले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। वो बेड के किनारे बैठी थी। रूहान उसके पीछे बैठा हुआ एक तौलिए से बहुत ही प्यार से उसके बाल सुखा रहा था। इन कुछ दिनों में रूहान ने अभिष्का को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाता, उसे पैम्पर करता और उसकी हर एक छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता। रूहान का यह बदला हुआ एक्सट्रीम केयरिंग और प्रोटेक्टिव अवतार अभिष्का को अंदर तक इमोशनल कर रहा था। रूहान, तुम मुझे इतना पैम्पर कर रहे हो कि मुझे अब आदत हो जाएगी। अभिष्का ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर रूहान को देखा। रूहान ने टॉवल साइड में रखा और अभिष्का के बालों को अपनी उंगली से संवारा। रूहान सिर्फ एक ब्लैक कलर के ट्रैक पैंट्स में था। उसका मस्कुलर और चौड़ा सीना बिना शर्ट के बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। तो आदत डाल लो मिसेस रायजादा, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी अब बस तुम्हें खुश रखने में ही जाने वाली है। रोहन ने अभिष्का की आंखों में बहुत ही गहराई से देखते हुए कहा। अभिष्का का दिल भर आया। उसने रोहन की आंखों में देखा। उन आंखों में जो फिक्र, जो प्यार और जो अपनापन था, उसने अभिष्का के अंदर के उस जमे हुए दर्द को पूरी तरह से पिघला दिया था। अभिष्का अपनी जगह से थोड़ा खिसकी और उसने अपने दोनों पैर रोहन के पैरों के दोनों तरफ फैला लिए और उसकी गोद में बैठ गई। अविस्का ने अपने दोनों हाथ रोहन के नंगे और गर्म कंधों पर रख दिए। रोहन अविस्का के इस अचानक किए गए क्लोज मूव से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके होंठ पर एक बहुत ही सुकून भरी स्माइल आ गई। उसने अपने दोनों मजबूत हाथ अविस्का की कमर पर रख दिए और उसे अपने बिल्कुल सीने से लगा लिया। आज मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है रोहन, अविस्का ने बहुत ही सॉफ्ट और नसीली आवाज में कहा। उसकी उंगलियां रोहन की रफ दाढ़ी को सहला रही थी। मुझे बस तुम्हारे अंदर खो जाना है। रोहन ने बिना कोई जवाब दिए अपना चेहरा आगे बढ़ाया और अविस्का के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। यह किस कुणाल और कीर्ति के उस वाइल्ड किस से बिल्कुल अलग था। यह बहुत ही स्लो, गहरा और भावनाओं से भरा हुआ था। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं थी। इस किस में हीलिंग थी, एक दूसरे का दर्द बांटने की कशिश थी। अविस्का ने उस वाइट शर्ट के अंदर से रोहन की पीठ पर अपने नाखून हल्के हल्के फेरे। रोहन की गर्माहट अविस्का के हर एक रोम रोम को जगा रही थी। रोहन का एक हाथ अविस्का की कमर पर था और दूसरा उसके बालों में उलझा हुआ था। रोहन ने धीरे से अविस्का को बेड पर लेटा दिया और वो खुद उसके ऊपर आ गया। अविस्का की वो ओवर साइज शर्ट
उसके कंधे से खिसक गई थी और उसका नाजुक स्किन पर रोहान के होंठ का टच किसी जादू की तरह काम कर रहा था। रोहान ने अविष्का की गर्दन, उसके चेहरे और उसकी कॉलर बोन पर बहुत ही सॉफ्ट लेकिन गहरे किस किए। आविष्का ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह से रोहान के प्यार में सौंप दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अभी, मेरी जिंदगी तुमसे ही है। रोहान ने आविष्का के कानों में बहुत ही हल्की आवाज में फुसफुसाया। मैं भी रोहान, बहुत ज्यादा। आविष्का ने रोहान को अपनी बाहों में और भी कसकर जकड़ लिया। उस रात मुंबई के उस शांत कमरे में कोई आंसू नहीं था, कोई इल्जाम नहीं था, कोई दर्द नहीं था। सिर्फ दो ऐसे लोग थे जो एक दूसरे की रूह में उतर रहे थे। उनका वो क्लोज बैड रोमांस, वो स्किन टू स्किन टच, उनके हर उस घाव को भर रहा था जो पिछले दिनों में उन्हें मिला था। रोहन और अविष्का का ये मिलन उनके रिश्ते को उस मुकाम पर ले गया था जहां दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। मुंबई के राजदादा मेंशन में आज सुबह से ही बहुत चहल पहल थी। लगभग 10 दिन बाद कुणाल और कीर्ति अपना पेरिस का हनीमून खत्म करके वापस घर आ रहे थे। घर के स्टाफ ने डाइनिंग टेबल पर कुणाल और कीर्ति की पसंद का सारा खाना तैयार किया हुआ था। डैड और दादी माँ हॉल में बैठे उन दोनों का वेट कर रहे थे। तभी बाहर कार के रुकने की आवाज आई। कुणाल और कीर्ति अंदर आए। कीर्ति के चेहरे पर वो पेरिस वाली खुशी और एक नई नवेली दुल्हन वाला ग्लो साफ दिख रहा था। कुणाल के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। वेलकम बैक बच्चों, डैड ने अपनी जगह से उठकर मुस्कुराते हुए कहा। कुणाल ने आगे बढ़कर डैड को गले लगाया और दादी माँ के पैर छुए। कीर्ति ने भी दादी माँ का आशीर्वाद लिया। तभी सीढ़ियों से रोहन और अविष्का नीचे आते हुए दिखाई दिए। अविष्का ने एक बहुत ही सिंपल सा पेस्टल पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। इन 10 दिनों में रोहन की केयर और प्यार से अविष्का फिजिकल तौर पर काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी, लेकिन अंदर का वो दर्द अभी भी उसकी आंखों के किसी कोने में छुपा हुआ था। हालांकि उसने कीर्ति को देखकर अपने चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और सच्ची स्माइल ला दी। दीदी, अविष्का भागकर नीचे आई और उसने कीर्ति को कसकर गले लगा लिया। अभी कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, कीर्ति ने अविष्का को चूमते हुए कहा। मैंने भी आपको बहुत मिस किया दीदी, आप सच में बहुत खुश और खूबसूरत लग रही हो। अविष्का ने कुणाल की तरफ देखकर स्माइल की। लगता है कुणाल ने आपको पेरिस में कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। कुणाल ने अपनी कॉलर खड़ी करते हुए मजाक किया। अरे भाभी, आपका देवर हूँ, कोई चांस ही नहीं है शिकायत का। मैंने पेरिस का एक कोना नहीं छोड़ा इसे घुमाने के लिए। सब लोग हॉल में बैठ गए। कुणाल और कीर्ति बहुत एक्साइटमेंट के साथ पेरिस की बातें बताने लगे और सबके लिए लाए हुए गिफ्ट्स निकालने लगे। अविष्का बहुत ही नॉर्मल तरीके से हंस हंस कर उनकी बातें सुन रही थी। रोहन अविष्का के बिल्कुल बगल में बैठा था और बीच बीच में उसका हाथ दबाकर उसे हिम्मत दे रहा था। दोपहर का खाना खाने के बाद डैड और कुणाल ऑफिस की कुछ बातें करने लगे। अभी चलो मेरे साथ कमरे में, मुझे तुमसे तुम्हारे गिफ्ट्स दिखाने हैं और बहुत सारी बातें करनी है। कीर्ति ने अविष्का का हाथ पकड़ा। अविष्का ने रोहन की तरफ देखा। रोहन ने आंखों ही आंखों में उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया। अविष्का स्माइल करती हुई कीर्ति के साथ उसके कमरे में आ गई। कीर्ति ने अपना बैग खोला और अविष्का के लिए पेरिस से लाए हुए बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर बैग्स, परफ्यूम्स और ड्रेसेस निकालने लगी। अविष्का बेड पर बैठी हुई थी, वो गिफ्ट्स देख रही थी, लेकिन कीर्ति की नजर अचानक अविष्का के चेहरे पर गई। पेरिस में वीडियो कॉल पर तो लाइट्स की वजह से उतना पता नहीं चला था, लेकिन अब सामने से कीर्ति को अविष्का का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ और उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई लग रही थी। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम मुझे पहले से थोड़ी कमजोर लग रही हो, कीर्ति ने अविष्का के पास बैठते हुए बहुत ही फिकर से पूछा। अविष्का ने तुरंत अपनी नजर चुरा ली और एक झूठी स्माइल दी। अरे नहीं दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस रेस्टोरेंट का थोड़ा काम घर से कर रही थी ना, तो नींद पूरी नहीं हुई होगी। कीर्ति को अविष्का की बात पर यकीन नहीं हुआ। वो एक बड़ी बहन थी, वो अविष्का की आंखें पढ़ना बहुत अच्छे से जानती थी। अभी मुझे सच बताओ, क्या रोहन और तुम्हारे बीच सब ठीक है? कोई झगड़ा हुआ है क्या? कीर्ति ने अविष्का का हाथ पकड़ लिया। तभी कीर्ति का ध्यान अविष्का के हाथ पर गया। अविष्का की कलाई पर वो हॉस्पिटल वाला टेप लगा हुआ था जो कैनुला ड्रिप निकालने के बाद लगाया जाता है। कीर्ति की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उसने अविष्का का हाथ अपनी तरफ खींचा और उस टेप को देखा। ये क्या है अभी? यह हॉस्पिटल का टेप तुम्हारी कलाई पर क्या कर रहा है? तुम बीमार थी? मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है यहाँ इन 10 दिनों में? कीर्ति की आवाज अब थोड़ी तेज और घबराहट से भर गई थी।
अविष्का ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा सा वीकनेस हो गया था तो ड्रिप लगी थी। आप प्लीज परेशान मत होइए। लेकिन कीर्ति अब रुकने वाली कहाँ थी। वो तुरंत उठी और अविष्का के कमरे की तरफ गई। अविष्का भी घबराकर उसके पीछे पीछे भागी। कीर्ति ने जैसे ही अविष्का के कमरे का दरवाजा खोला, उसकी नज़र सीधे साइड टेबल पर पड़ी। वहाँ बहुत सारी दवाइयाँ, विटामिन और आयरन की भारी डोज वाली गोलियां रखी हुई थी। कीर्ति ने आगे बढ़कर उन दवाइयों को उठाया और उनके नीचे रखी एक फाइल देखी। फाइल के ऊपर मुंबई के उस बड़े हॉस्पिटल का नाम था। कीर्ति ने कांपते हुए हाथों से उस फाइल को खोला। उसमें जो लिखा था उसे पढ़ते ही कीर्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्ली मिसकैरेज, एक्सट्रीम ब्लड लॉस, पेशेंट नीड्स कंप्लीट बेड रेस्ट। कीर्ति के हाथ से वो फाइल नीचे जमीन पर गिर गई। वो एकदम भूत बनकर खड़ी रह गई। उसका दिमाग सुन पड़ गया। अविष्का ने आगे बढ़कर वो फाइल जमीन से उठाई और उसे वापस टेबल पर रख दिया। अविष्का की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन उसने खुद को बहुत मजबूती से संभाला हुआ था। अभी ये सब क्या है? कीर्ति की आवाज बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। तू तू प्रेग्नेंट थी और तेरा तेरा बच्चा। कीर्ति आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और वहीं बेड के पास जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अविष्का ने तुरंत नीचे बैठकर कीर्ति को अपने गले से लगा लिया। दीदी प्लीज मत रोइए, शांत हो जाइए। अविष्का कीर्ति की पीठ सहला रही थी। मैं कितनी बुरी बहन हूँ अभी, कीर्ति सिसकते हुए चिल्लाई। तुझे इतना बड़ा दर्द मिला, तूने अपना बच्चा खो दिया, और मैं पेरिस में हनीमून मना रही थी। जब तू हॉस्पिटल में इस दर्द से तड़प रही थी, तब मैं वहां हंस रही थी। तूने मुझे बताया क्यों नहीं अभी? तू वीडियो कॉल पर मुझसे स्माइल करके बात की। तूने इतना बड़ा दुख अकेले कैसे बर्दाश्त कर लिया? कीर्ति का गिल्ट और उसका दर्द इस वक्त अपनी सारी हदें पार कर चुका था। वो अविष्का को कसकर पकड़े हुए पागलों की तरह रो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और रोहान अंदर आया। उसके पीछे कुणाल भी था। कुणाल ने जब कीर्ति को जमीन पर बैठकर इस तरह से रोते हुए देखा और टेबल पर वो दवाइयां देखी, तो उसे भी सारी सिचुएशन समझ में आ गई। कुणाल की आंखें भी एकदम से नम हो गईं। रोहन तुरंत आगे बढ़ा और उसने अविष्का को जमीन से उठाया। अविष्का ने अपने आंसू पोंछे और वो वापस कीर्ति के सामने बैठ गई। इस बार अविष्का के चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं थी। उसने कीर्ति का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछे। दीदी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अविष्का की आवाज बहुत ही शांत और मजबूत थी। जो हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं आपको कैसे बताती। आपकी जिंदगी की इतनी बड़ी और खूबसूरत शुरुआत हो रही थी। क्या मैं अपने दुख के लिए आपकी खुशियां खराब कर देती? लेकिन तेरा दर्द अभी, कीर्ति रोते हुए बोली। मेरा दर्द अब खत्म हो चुका है दीदी। अविष्का ने रोहन की तरफ देखा और एक बहुत ही सुकून भरी स्माइल दी। क्योंकि रोहन मेरे साथ था। इन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। इन्होंने मुझे वो हिम्मत दी है जिससे मैं इस सदमे से बाहर आ पाई हूँ। डैड और दादी माँ ने भी मेरा बहुत साथ दिया। अविष्का ने कीर्ति का हाथ पकड़ा। दीदी ये हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन हमारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आप वापस आ गई हैं। कुणाल और रोहान हमारे साथ हैं। हमारा परिवार हमारे साथ है। प्लीज पेरिस की उन खूबसूरत यादों को और अपनी इस नई शुरुआत को इन आंसुओं से खराब मत करो। मुझे आपकी वो स्माइल चाहिए जो मैं आज सुबह देख रही थी। अविष्का की यह मैच्योरिटी और उसकी यह हिम्मत देखकर रोहान को अपनी पत्नी पर बहुत नाज महसूस हुआ। कुणाल भी अविष्का की यह बातें सुनकर अंदर तक इमोशनल हो गया था। कुणाल आगे आया और उसने कीर्ति के कंधे पर हाथ रखा। भाभी बिल्कुल सही कह रही है कीर्ति। हमें भाभी को कमजोर नहीं पड़ने देना है। हमें उनकी ताकत बनना है। कीर्ति ने अपने आंसू पोंछे और वो उठी। उसने अविष्का को एक बार फिर से बहुत ही प्यार और इज्जत के साथ अपने सीने से लगा लिया। तुम मुझसे छोटी है अभी, लेकिन तुम मुझसे कहीं ज्यादा समझदार और मजबूत है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। कीर्ति ने अविष्का का माथा चूमते हुए कहा। उस दिन रायजादा मेंशन के उस कमरे में उन चारों के बीच का बॉन्ड इतना मजबूत और गहरा हो गया कि दुनिया की कोई भी ताकत अब उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। अविष्का के उस अनकहे दर्द ने कुणाल और कीर्ति को रोहन और अविष्का के और भी ज्यादा करीब ला दिया था। 6 महीने बाद, इस बीते 6 महीने में मुंबई के रायजादा मेंशन की फिजाएं पूरी तरह बदल चुकी थी। पुराना दुख अब बहुत पीछे छूट चुका था और उसकी जगह घर में एक नई उमंग
और रौनक ने ले ली थी। अब इसका अब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से फिट, हेल्दी और अंदर से बहुत मजबूत हो चुकी थी। रोहन के बेपनाह प्यार, डैड की फिक्र, दादी माँ के आशीर्वाद और कीर्ति दीदी के हर पल के साथ ने उसे उस गहरे सदमे से पूरी तरह बाहर निकाल दिया था। अविष्का का रेस्टोरेंट अरू हेरिटेज डाइन अब सिर्फ एक नाम का नहीं रह गया था, बल्कि वो मुंबई का सबसे पॉपुलर और आलीशान रेस्टोरेंट बन चुका था। अविष्का ने अपनी पूरी मेहनत, अपनी नई रेसिपीज और अपनी क्रिएटिविटी उस जगह को दे दी थी। रोहान ने भी हमेशा की तरह बिजनेस के सारे बैक एंड काम में अविष्का का पूरा सपोर्ट किया था, जिससे अविष्का को अपनी कला पर फोकस करने का पूरा मौका मिला। उधर कुणाल और कीर्ति भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थे और उनका बॉन्ड भी दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा था। आज की शाम पूरे रायजादा परिवार के लिए एक बहुत बड़ा और गर्व का दिन था। मुंबई के एक बेहद आलीशान 5 स्टार होटल के ग्रैंड बॉल रूम में इंडियन हॉस्पिटैलिटी अवार्ड का फंक्शन था, जहां शहर के सभी बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज आए हुए थे। पूरा रायजादा परिवार वीआईपी टेबल पर मौजूद था। डैड अधिराज रायजादा ब्लैक जोधपुरी सूट में हमेशा की तरह बहुत ही रॉयल लग रहे थे और उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उनकी बगल में दादी माँ एक खूबसूरत सिल्की साड़ी पहने मुस्कुरा रही थी। कुणाल और कीर्ति भी एक परफेक्ट और हैपनिंग कपल की तरह वहां बैठे थे। कीर्ति ने एक प्यारा सा येलो कलर का गाउन पहना हुआ था और कुणाल ब्लैक सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। लेकिन आज रात की असली लाइमलाइट रोहन और अविष्का पर टिकी थी। रोहन ने एक बहुत ही शार्प ब्लैक टक्सीडो पहना था, जिसमें उसका मस्कुलर शरीर और उसका वो क्लासी ऑरा सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अविष्का ने रोहन के साथ मैच करते हुए रॉयल ब्लैक कलर की एक बेहद खूबसूरत सिमरी साड़ी पहनी थी, जिसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज था। उसके घने बाल एक तरफ खुले हुए थे और चेहरे पर बहुत ही लाइट और नेचुरल मेकअप था। उसकी आंखों में आज कोई दर्द नहीं, बल्कि एक कमाल का कॉन्फिडेंस और चमक थी। रोहन ने टेबल के नीचे चुपके से अविष्का का हाथ थाम लिया था और अपनी उंगलियों से उसके हाथ को सहला रहा था। तुम आज इस ब्लैक साड़ी में इतनी कमाल लग रही हो कि मेरा ध्यान स्टेज से बार बार भटक रहा है। रोहन ने अविष्का के कान के पास झुककर बहुत ही रोमांटिक आवाज में फुसफुसाया। अविष्का ने शर्माते हुए रोहन को देखा। रोहन, प्लीज, डैड और दादी माँ बिल्कुल बगल में बैठे हैं, कोई देख लेगा। देखने दो, अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा हूँ। रोहन ने एक चार्मिंग स्माइल के साथ अविष्का का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। तभी स्टेज पर लगे बड़े से लाउड स्पीकर पर होस्ट की आवाज गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है आज रात के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड का। एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसने बहुत ही कम समय में अपनी शाही बनावट और बेमिसाल स्वाद से पूरे मुंबई का दिल जीत लिया है। सो द बेस्ट हेरिटेज रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है अरू हेरिटेज डाइन को, और मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगा इसकी बेहद टैलेंटेड ऑनर मिसिस अविष्का रोहन रायजादा को। होस्ट के अनाउंसमेंट होते ही पूरा आलीशान बॉलरूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। डैड और कुणाल अपनी जगह से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। दादी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अविष्का का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने रोहन की तरफ देखा। रोहन ने मुस्कुराते हुए अविष्का का हाथ पर अपने होंठ रख दिए और उसे एक बहुत ही प्यारा किस दिया। गो गेट इट मेरी जान, तुम ये डिजर्व करती हो, रोहन ने बहुत ही प्राउड फील करते हुए कहा। अविष्का बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से अपनी साड़ी संभालते हुए स्टेज की तरफ बढ़ी। स्टेज की सारी स्पॉटलाइट सिर्फ अविष्का पर थी। उसने चीफ गेस्ट से वो चमचमाता हुआ गोल्ड मेडल और अवार्ड अपने हाथों में लिया। पूरा हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा। अविष्का ने माइक संभाला और अपने सामने बैठी भीड़ को देखा, जहाँ सबसे आगे रोहन खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। थैंक यू सो मच, अविष्का ने गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया। यह अवार्ड सिर्फ मेरे रेस्टोरेंट की कामयाबी का नहीं है, बल्कि ये मेरी लाइफ की उस जर्नी का है जो यहाँ तक पहुँची है। जब मैंने ये सपना देखा था तो मेरे पास सिर्फ एक थॉट था, लेकिन उस थॉट को हकीकत में बदलने के पीछे जिस इंसान की सबसे बड़ी ताकत रही है, वो है मेरे पति रोहन रायजादा। एलईडी स्क्रीन पर तुरंत रोहन का चेहरा फ्लैश हुआ, जो अविष्का को देखकर बहुत ही प्राउडली स्माइल कर रहा था। कुछ महीने पहले मैं अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल और बुरे दौर से गुजर रही थी। मैं अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी और मुझ में उठने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन रोहन ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने मुझे वो बेपनाह प्यार, वो केयर और वो सहारा दिया जिसने मेरे सारे गांव को भर दिया। अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ
तो सिर्फ उनकी वजह से हूँ। रोहान, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका भी है। थैंक यू मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए। आई लव यू। अविष्का की इस स्पीच ने वहां बैठे हर एक इंसान की आंखों को नम कर दिया। कुणाल ने रोहान के कंधे पर हाथ मारा। भाई भाभी ने तो महफिल ही लूट ली। डैड भी बहुत खुश थे। रोहान की आंखों में अपने प्यार के लिए आंसू आ गए थे। वो बस अविष्का को देख रहा था और सोच रहा था कि वो कितना खुशनुमा पल है। फंक्शन खत्म होने के बाद पूरा परिवार वापस राजादा मेंशन लौट आया। सब लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए अपने अपने कमरों में चले गए। रोहन और अविष्का जैसे ही अपने बेडरूम में आए, अविष्का ने अपना अवार्ड साइड टेबल पर रखा और एक राहत की सांस ली। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने गले का नेकलेस उतारने लगी। तभी रोहन बहुत ही धीमे कदमों से अविष्का के पीछे आया। उसने तौलिए से अपने हाथ साफ किए और अपनी दोनों मजबूत बाहें अविष्का की कमर पर लपेट दी। उसने अपनी ठुड्डी अविष्का के मखमली कंधे पर टिका दी। आईने में दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट लग रही थी। आज स्टेज पर तुमने जो कुछ भी कहा भी, उसने सच में मुझे स्पीचलेस कर दिया। रोहन की आवाज में एक बहुत ही गहरा रोमांस और अपनापन था। उसने अविष्का के कंधे की खुली हुई नाजुक स्किन पर अपने होंठ रख दिए और एक बहुत ही वार्म किस किया। अविष्का के पूरे शरीर में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। उसने आईने में रोहन की आंखों में देखा। मैंने सिर्फ सच कहा रोहन। उस खौफनाक रात के बाद, जब हमारा बच्चा हमसे दूर हो गया था, अगर तुम मुझे अपने सीने से नहीं लगाते, दादी माँ मुझे सही रास्ता नहीं दिखाती, तो मैं आज इस मुकाम पर कभी नहीं होती। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। रोहन ने अविष्का को अपनी तरफ घुमाया। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। रोहन का ब्लैक टॉक्सिडो और अविष्का की ब्लैक साड़ी एक डिम लाइट में माहौल को हद से ज्यादा इंटेंस बना रही थी। रोहन ने अविष्का के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और बहुत ही कोमलता से उसके गालों को सहलाया। अभी वो दुख हमारा साझा था। हम दोनों ही टूटे थे, लेकिन इन 5-6 महीनों में मैंने देखा कि तुम कितनी मजबूत बनकर उभरी हो। तुमने अपने काम से, अपने प्यार से इस घर को फिर से खुशियों से भर दिया है। रोहन की आवाज अब बहुत ही सीरियस और इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमक रही थी। रोहन, अविष्का ने उसकी आंखों के इस बदले हुए भाव को भांपते हुए पूछा, अभी क्या तुम्हें लगता है कि अब हम उस पुराने दर्द को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? रोहन ने अविष्का की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही सॉफ्टली पूछा, क्या हम अपनी जिंदगी के उस सबसे खूबसूरत सफर को दोबारा शुरू कर सकते हैं? क्या हम एक बार फिर से पेरेंट्स बनने की कोशिश कर सकते हैं? अभी मैं तुम्हारे और मेरे प्यार की उस अधूरी निशानी को अब पूरी होकर इस दुनिया में आते देखना चाहता हूँ। रोहन की यह बात सुनते ही अविष्का का दिल एक सेकंड के लिए थम गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई गिल्ट और ना ही कोई पुराना खौफ। रोहन के इन महीनों के बेपनाह प्यार और केयर ने उसे अंदर से इतना सिक्योर कर दिया था कि वो अब इस नए सफर के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अविष्का के चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी स्माइल आ गई। उसकी आंखों से खुशी का एक छोटा सा आंसू छलक पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। हाँ रोहन, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए और उसे दुनिया का सबसे बेस्ट स्टेप देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। आविष्का ने बहुत ही प्यार से कहा। रोहन के चेहरे पर एक बहुत बड़ी और सुकून भरी स्माइल आ गई। उसने बिना एक भी सेकंड गवाए आविष्का को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। आविष्का ने हंसते हुए अपने दोनों हाथ रोहन के गले में डाल दिए। रोहन उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा और बहुत ही जेंटल तरीके से उसे बेड के बीचों बीच लेटा दिया। कमरे की वो डिम येलो लाइट उनके इस बेहद खूबसूरत और रोमांटिक पल की गवाह बन रही थी। रोहन आविष्का के ऊपर झुका। उसने बहुत ही प्यार से अविष्का की आंखों को चूमा, फिर उसके गालों पर अपने होंठ रखे। अविष्का ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह से रोहन के हवाले कर दिया। रोहन ने अविष्का की साड़ी के पल्लू को धीरे से उसके कंधे से नीचे खिसकाया। उनका यह स्किन कांटेक्ट, एक दूसरे की गर्म सांसों का टकराना और धड़कनों का एक हो जाना, आज रात का यह रोमांस सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि उनके आने वाले कल की एक नई और खूबसूरत शुरुआत का वादा था। रोहन ने अपने होंठ अविष्का के होठों पर रख दिए और दोनों इस बेहद इंटेंस, गहरे और रूहानी रोमांस के समंदर में पूरी तरह से डूब गए। अतीत का हर एक घाव आज हमेशा के लिए भर चुका था और राजआदा मेंशन में एक नई उम्मीद पूरी तरह से जगमगा उठी थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में है।